आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच आपको भी किसी न किसी ने काढ़ा पीने की सलाह जरूर दी होगी। सोशल मीडिया पर आपने कुछ ऐसे मैसेजेस भी देखे होंगे जिनमें तमाम तरह के घरेलू नुस्खों के जरिए कोरोना को हराने का दावा किया जा रहा है। ये बिन मांगी और बिना जांची परखी सलाहें खतरनाक तो हैं ही, लेकिन क्या अपने रोजमर्रा के खान पान और रहन सहन के तरीकों में बदलाव लाकर हम अपनी इम्यूनिटी को वाकई बेहतर कर सकते हैं? हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मेरे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ। कोरोना की इस दूसरी लहर ने देश को पूरी दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर बना दिया है। सिर्फ बीते 24 घंटे में ही 3.5 लाख नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और 2800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में जिन घरों में कोरोना के संक्रमित लोग हैं, उन घरों में दूसरे लोग जो उनके तीमारदार हैं या उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके बारे में बात कम हो रही है। वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इन सवालों के जवाब जानेंगे हम डॉक्टर दीपक आचार्य से, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन प्लांट रिसर्च के जानकार हैं और पिछले 20 सालों से भारत के सुदूर इलाकों में हर्बल दवाओं के ज्ञान को वैज्ञानिक नजरिए से शोध कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के इस खास शो हेलो डॉक्टर में। सबसे पहले मैं आपसे यही एक सवाल करना चाहूँगा कि आप एक लंबे वक्त से हर्बल मेडिसिन पर काम कर रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या खान पान के तरीकों में बदलाव लाकर इस संक्रमण काल में कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है? अगर हाँ, तो ये भी बताइएगा कि हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जमशेद जी, अभी इस दौर में डेफिनेटली हम सब ये देख रहे हैं कि इम्यूनिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और इम्यूनिटी के बेसिक्स के बारे में अभी हालिया 20-30 सालों में हम लोगों ने काफ़ी सारी जानकारियां इकट्ठा नहीं करी हैं दुर्भाग्य से। और जो खान पान में बदलाव हमने 90s के बाद में देखना शुरू किया है, वो अब दिख रहा है हमें। जो जंक फूड के रूप में हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश करी है और हमारे इथनिक फूड्स को, जो विरासत की जो रेसिपीज हैं, उनको भूलकर हमने जिस तरह से मॉडर्न फूड को या सो कॉल्ड वेस्टर्न फूड को अपना लिया है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। देखिए, हर हिंदुस्तान बाहुल्यताओं का देश है। अलग अलग तरह की वनस्पतियां, अलग अलग तरह के क्लाइमेट, एक तरफ सूखा है, एक तरफ बरसात होती है, एक तरफ बर्फ गिर रही है, एक तरफ टेम्परेट जोन है। ये यहाँ की जो विविधता है वो अपने आप में देखने लायक है और यही चीज खान पान में भी देखने की आती है। आप जोन वाइज देखेंगे तो अलग अलग तरह के खान पान यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक दौर ऐसा आ गया है पिछले 20-30 सालों में, जहाँ पर लगभग हर जगह पर हर तरह की इसी तरह की एक तरह की जो वेस्टर्न कल्चर डोमिनेटेड जो रेसिपीज हैं वो मिलने लगी है, जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सूट नहीं करती हैं। तो हमारे बुजुर्गों को हम देखते थे और अक्सर कहा करते थे कि आप कौन सा घी खाते हैं या ऐसी क्या चीज खाते हैं। अक्सर कहावत होती थी किस चक्की का आटा खाते हैं। तो अब ये समझ में आने लगा है कि हमने कौन सी चक्की का आटा खाना शुरू किया जिससे हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। और इस दौर में सबसे बड़ी एक और दुर्भाग्य बात ये भी हुई कि जिस तरह से फजीयत हुई है आयुर्वेदा की और ट्रेडिशनल नॉलेज की, कि हर कोई घर का हर दूसरा बंदा जो है वो अपने आप में एक वैद्य बन गया है, सोशल नेटवर्किंग से लेके हर जगहों पे ऐसी रैंडम इंफॉर्मेशन आने लगी कि लोग कंफ्यूज होने लगे और हमारे ज्ञान पर, हिंदुस्तान की विरासत पर हमारा अपना भरोसा कम होता चला गया। अब वो वक्त आ गया जब हम अपने खान पान में बदलाव लाएं, अपने रहन सहन में बदलाव लाएं, अच्छी चीजें खाएं, स्वास्थ्यवर्धक चीजों को खाएं, जंक फूड को कोशिश करें अवॉइड करने की, बेहतर घर में कुक किया हुआ खाना उसको परोसा जाए, मसालों के इम्पोर्टेंस को समझा जाए। जो किचन में हमारा मसालों का डब्बा होता है उसे मैं सबसे बढ़िया डॉक्टर मानता हूँ। तो सारे स्पाइसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो आपके सेहत को दुरुस्त करने के लिए खास हैं और सदियों से चले आ रही है जमशेद जी। ये बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो हम किसी किताबों में जाने की जरूरत नहीं, झांकने की जरूरत नहीं, अपने बुजुर्गों से संवाद करेंगे तो हमें सारी चीजें जानने मिल जाएंगी कि क्या खाते थे और हमें क्या खाना चाहिए। सारे हमने जो डायलॉग को रोक दिया है, बातचीत करना बंद कर दिया है अपने परिवार के बुजुर्गों से, वहां से हमारा ये नुकसान होना ज्यादा शुरू हो गया।
एक सवाल ये भी है कि हम अक्सर अलग-अलग चैनलों पर, अलग-अलग माध्यमों के ज़रिए ये सुन रहे हैं कि डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट इस वायरस के बारे में कई सारी बातें की जा रही हैं। आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो आपके नज़रिए से आप इस कोविड-19 को कैसे समझाएँगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो साइंटिफिक टेम्पर, कम से कम जो छोटा-मोटा, जो थोड़ा बहुत, जो हम आम लोगों के बीच में थोड़ी बहुत समझ बननी बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने बताया इंट्रोडक्शन में कि मैं सुदूर इलाकों में काम करता हूँ, ट्राइबल एरियाज़ में काम करता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ और वहाँ पर लोगों को जब देखता हूँ कि बहुत छोटी-छोटी जानकारियाँ भी नहीं हैं। हकीकत में ये कहूँ आपको कि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि ऑक्सीमीटर क्या होता है, थर्मामीटर क्या होता है। तो वायरस की बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा वर्ग है, मिडल क्लास का है, 3 टायर सिटीज़ में रहते हैं, उनको थोड़ी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि ये वायरस होता दरअसल क्या है। वायरस कोरोना का जो वायरस है, जिसको हम फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, जब उसके तो एक बॉल की तरह दिखता है, जिसमें काँटे-काँटे नुमा संरचनाएँ दिखती हैं ऊपर की तरफ। तो इसके शरीर के अंदर में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, सिर्फ़ 2 चीज़ें पाई जाती है बाहर चारों तरफ। इसका जो बॉल का जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा जो है, वो प्रोटीन है और जिसके अंदर, जो उस कैप्सूल के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर में जो आरएनए है इसके अंदर में। और ये जो कैप्सूल जो है बाहर का, उसके तरफ उसमें जो काँटे दिखते हैं, वो प्रोटीन्स जो हैं, वो स्पाइक्स कहलाते हैं। और उसके शरीर में जो अंदर जो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए है, जब ये वायरस हमारे शरीर में पहुँचता है, तो इसके जो ये स्पाइक्स हैं, यही स्पाइक्स हमारे शरीर के फेफड़े पर पहुँचकर उसको चिपक जाते हैं वहाँ से, और वहाँ से फिर वो अपना जेनेटिक मटेरियल निकाल कर अंदर पहुँचते हैं और वो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाकर हमारे शरीर में तहस-नहस मचाना शुरू करता है। ये तो बेसिक हो गई इस वायरस के बारे में जानकारी। अब चूँकि जितना सिंपल स्ट्रक्चर है इस वायरस का, तो वो उसके लिए आसान हो जाता है बहुत तेज़ी से उसको अपने आप में रूपांतरित करना। तो ये बहुत सारा, बहुत बार जब लगातार एक दूसरे कम्युनिटी से बहुत सारे ग्रुप्स के बीच में वायरस जब ट्रांसफ़र होते जाता है, तो वो बीच-बीच में वो रूपांतरित होते जाता है, उसमें म्यूटेशन होते जाते हैं। म्यूटेशन से मतलब उसके कहीं न कहीं उसके मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे उसके जो प्रोटीन जो बना हुआ, जो बाहर के स्पाइक्स हैं, वो बदल जाते हैं। और दरअसल हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, जिसे एंटीबॉडीज़ कह सकते हैं हम, वो एंटीबॉडीज़ पहचानती है इस प्रोटीन के ज़रिए वायरस को, इस स्पाइक के ज़रिए पहचानती है। लेकिन जब स्पाइक के अंदर ही चेंज हो जाएगा, तो कई बार वो वायरस को एस्केप रूट मिल जाता है, वो छका देता है और उन्हें बेवकूफ़ बना देता है हमारी इम्यूनिटी को, और फिर इस तरह से वो इन्फेक्शन फैलाना शुरू करते हैं, म्यूटेंट्स या वेरिएंट्स जिनको कहा जाता है। तो ये बेसिक्स छोटे-छोटे पता होने चाहिए। दूसरा, ये माइक्रोब है, नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता इस सूक्ष्म जीव को, इसलिए आपको नहीं पता किस सरफेस पे ये वायरस रखा हुआ है या लगा है वहाँ पर, किस जगह पर, किस इंसान के पास में वायरस, ये आपको दिखने वाला नहीं। और यही सबसे बड़ी समस्या है। और जिस तरह के हम हिंदुस्तानियों के बीच में सिविक सेंस की कमी है, ये सबसे बड़ा एक कारण है जो हम दूसरी वेव में देख रहे हैं। इस तरह का जो पैंडेमिक और इस तरह की जो महामारी, और ये जो देख रहे हैं हम इस समय, जो इस वायरस ने भौकाल मचाया हुआ है, इसकी वजह भी हमारी सिविक सेंस की कमी और बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे इंक्लूसिव चीज़ें हैं इसके अंदर में, लेकिन ये एक आम लोगों के बीच में इसकी समझ ना के बराबर होना, वो भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है इस बात के लिए। लोगों की समझ को बढ़ाना ज़रूरी है इसके वायरस के बारे में। ये बात समझना ज़रूरी है कि ये वायरस दिखता नहीं है, लेकिन इसका आक्रमण बहुत तेज़ होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि आपको किन सरफेसेस पे मिल सकती है, कैसे लोगों से आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय जमशेद जी। आजकल काढ़े की बहुत बात हो रही है। तमाम घरों में लोग दिन में कई-कई बार काढ़े पी रहे हैं, कोई काली मिर्च मिलाकर काढ़ा पी रहा है, तो कोई कुछ और। तो ये काढ़े कितने कारगर हैं और ख़ास तौर पर इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा पीने से कुछ नुकसान हो रहा हो इसका? जमशेद जी, याद होगा आपको कि जब पहली वेव आई थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आयुष डिपार्टमेंट के उस काढ़े की बात करी थी, और आयुष मंत्रालय भी लगातार प्रचारित करते रहा काढ़ों के बारे में। और ये ट्रेडिशनली ये रेसिपीज हमारे घरों में चलती आ रही है। हमारी दादी नानी सर्दी खांसी बुखार जब होता था, तो हमें काढ़ा दिया करती थी। हल्दी और अदरक को कुचल कर उसका काढ़ा पिलाया करती थी, काली मिर्च और सौंठ डाल के, बहुत सारी चीज़ों को डाल के काढ़े बनते थे। ये परंपराओं के हिस्से रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने देखा है, और
पहले के समय में भी हमने देखा है कि इसका लगातार इन काढ़ों को नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बीच में इतना भय व्याप्त हुआ लोगों के बीच में कोरोना को लेकर, और बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आ गई। सोशल नेटवर्किंग का दौर है, अफवाहें बहुत रफ्तार से और बहुत तेजी से फैलती हैं, और जिस तरह से जानकारियां फैलना शुरू हुई, उससे लोगों को ये लगा कि शायद काढ़ा ही जो है वो अंतिम उपाय है अपने आप को कोरोना से बचाने का। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम सब कुछ बेहतरी से लड़ पाएंगे। ये बात सच है कि डेफिनेटली इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, लेकिन इसकी समझ सबको होनी बहुत जरूरी है कि कितनी मात्रा में काढ़ा लें, कितने दिन लें हम, इन काढ़ों का क्या साइड इफेक्ट होगा। हर घर में हर दूसरा इंसान अपने आप में एक साइंटिस्ट हो गया, अपने नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कोई लोग दिन में 3-3 बार काढ़े ले रहे थे, कुछ लोग 4-4 बार काढ़े ले रहे थे, और हालत ये हुई कि उन अस्पतालों में जब ये केस डाउन हुए पहली वेव के बाद में, तो तमाम तरह के अस्पतालों में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट हैं उनकी भरमार हो गई थी। मेरी फ्रेंड हैं डॉक्टर सारिका माथुर, जयपुर में हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पर कैंसर एक्सपर्ट हैं। उन्होंने जब चर्चा हो रही थी मेरी, तो उन्होंने मुझको बताया कि दीपक जी, इस समय हमारे हॉस्पिटल में, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब पहली वेव थोड़ी डाउन हो गई थी, जिस समय अनलॉकडाउन के अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, उस समय उन्होंने बताया कि बहुत सारे रोगी इस समय हॉस्पिटल में उनका फुटफॉल हो रहा है, जिनके इस तरह की समस्याएं हो गई। पेप्टिक अल्सर के बहुत सारे रोगी आ गए। तो ये इतने सारे गर्म हैं, स्पाइसेस सारे, इतनी इनके नेचर जो होती है, प्रवृत्ति इतनी गर्म होती है कि कई बार ये बहुत साइड इफेक्ट करते हैं, और इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। काढ़ा जब लेते हैं तो आप 1 या 2 दिन या 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक लें, उसके बाद में काढ़े का लेने का सिलसिला वो बंद करें। 4-6 दिन रुक के फिर दोबारा लिया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जमशेद जी, कि काढ़े को किसी भी तरह से उपचार ना समझा जाए। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सप्लीमेंट हो सकता है जो हेल्प कर सकता है आपके शरीर को फाइट करने में, लेकिन ये किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई काढ़ा ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई हर्बल मेडिसिन कोरोना सार्स कोरोना वायरस 2 के लिए किसी तरह की कोई मेडिसिन इस समय नहीं है। इस बात की मैं इसलिए दमदारी से और बड़े अपने दमखम से कह सकता हूँ कि 20 सालों से मैं हर्बल मेडिसिन के साथ में भी रिसर्च कर रहा हूँ, और किस्मत की बात यह भी है कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी की भी स्टडी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, तो मुझे दोनों चीजों के, दोनों साइंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। 20 सालों में मैंने अब तक अभी कम से कम कोरोना को लेकर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देखी है, जो हर्बल मेडिसिन जो कोरोना को 100% ठीक कर दे, और जिसके कोई क्लिनिकल एविडेंसेस वाकई में आए हों सामने। तो थोड़ी सावधानी बरतें। हर्ब्स, हर्बल मेडिसिन सेफ हैं, ये भ्रम निकाल दें, इनके भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सोशल नेटवर्किंग की बात की, फेसबुक और व्हाट्सएप का ये दौर है, तो ऐसे वक्त में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस की भरमार है जिनका बिना किसी जांच परख के उसमें नुस्खे बताए जा रहे हैं। अभी एक मैसेज था जिसमें कपूर सूंघने की बात कही गई थी, और अजवाइन की गोलियों के इस्तेमाल के बारे में भी एक बात हुई थी, उस पर भी एक मैसेज घूम रहा था। नींबू के रस के बारे में कुछ कुछ लोग कुछ बात कह रहे थे सोशल मीडिया पर कि इसके भी बड़े फायदे हैं। तो इन दावों के बारे में कुछ बताइए कि बिना डॉक्टरी सलाह के इन नुस्खों से तो काफी नुकसान हो सकता है। जमशेद जी, शहरों में तो मुझे नहीं पता कितने लोग फॉलो करते हैं, पर गांव देहातों के लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, और आप आजकल ये जो स्मार्टफोन इतना हैंडी हो गया है कि गांव देहातों में सबके पास हैं, सारे फुर्सत में बैठे बैठे इस समय यही सब देखते रहते हैं, और उसके बाद में उन्हें लगता है कि यही सारी चीजों से इनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल, अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले कि ऑक्सीजन लेवल 60-70 भी आ जाए आपका, तो पपीते की पत्तियां हैं उनका रस पी लीजिए, और फिर ये करिए और वो करिए, और फिर आप इतना आ जाएगा। देखिए कितना दिग्भ्रमित करने वाला ये मैसेज है। कपूर की गोलियां हैं, आप ऑक्सीजन लेवल आ गया बहुत 80-82 के आसपास में, आप कपूर की गोलियां सूंघ लीजिए अजवाइन के साथ में। कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, कोई साइंटिफिक क्लिनिकल डेटा इसका अवेलेबल नहीं है। उल्टा लोग इस भ्रम में रह जाएंगे कि चलिए ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ढूंढिए कपूर कहाँ है, अजवाइन कहाँ है। इस चक्कर में बहुत सारा वक्त जाया करेंगे, और उससे फायदा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक इसी तरह की बात जो नींबू की बात करी जाती है, तमाम तरह के जो नुस्खे हैं, जो सुबह सुबह हम मोबाइल खोलते साथ ही लोग ज्ञानवर्धन करना शुरू कर देते हैं। हर घर का दूसरा इंसान इस समय वैद्य बन चुका है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जबकि कोई क्लिनिकल कोई कोई उसकी साइंटिफिक स्टडीज नहीं हुई है, कहीं से कोई प्रमाणित जानकारियां नहीं है। तो ये
पढ़े पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं ये काम, और जो अशिक्षित वर्ग है वो भी कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अंधाधुंध दौड़ चल पड़ी है, जिनको लोगों को समझना पड़ेगा कि इस तरह की जानकारियां बेबुनियाद हैं और इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। 93 के नीचे ऑक्सीजन लेवल जाए, इमीडिएटली डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी जरूरी है और इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल खोजना चाहिए। आपके लिए आपकी जान इंपॉर्टेंट है। किसी तरह के नुस्खों पे, किसी तरह के हर्बल ऑप्शंस पर, ट्रीटमेंट के नाम पर कृपया, मैं आज तक रेडियो के जरिए सबको मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया बिल्कुल रिलाय ना करें। बहुत सारी स्टडीज होनी बाकी हैं, किसी कोई पुख्ता जानकारी इस समय नहीं है तो कृपया उनको फॉलो ना करें। डॉक्टर्स की एडवाइसेस को उसको बिलीव करें। जी, और इसी क्रम में मैं एक सवाल उन लोगों की तरफ से पूछना चाहता हूँ जिनके घर में कोई पहले से संक्रमित है और वो उसकी देखभाल कर रहे हैं। और मान लीजिए कि घर छोटा है, भारत में एक बड़ी आबादी है जो एक कमरे के घर में रहती है, वहाँ एक ही बाथरूम है। तो ऐसे में मरीज़ की तीमारदारी में लगे हुए जो लोग हैं, वो कैसे सावधानी बरतें और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? जी, जमशेद जी साहब, हमने शुरू में कहा था कि बेसिक जो कॉमन थोड़ा-सा साइंटिफिक टेम्पर इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा समझना पड़ेगा कि वायरस है और ये आपको आपको संक्रमित कर सकता है। अब जैसी बात करी जाती है, 2 गज की दूरी की बात करी जाती है, मास्क पहनने की बात करी जाती है, उन सबका पर्पस ये है कि एक से दूसरे बंदे तक ये वायरस ना पहुँचे। दोनों लोग मास्क लगाए हुए हैं, तो ऑब्वियसली एक से दूसरे तक जाने में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दूरी है तो और भी कम हो जाती है। तो ये तो 2 बेसिक रूल हुए। तीसरा, हैंड सैनिटाइज़ करने की बात करी जाती है कि भई धोखे से आपने किसी ऐसे सरफेस पर हाथ लगा दिया है, जहाँ पर वायरस लोड हो सकता है या वायरस के पार्टिकल्स पड़े हों, तो आप सैनिटाइज़ करके उसके प्रोटीन को तोड़ सकते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी, साबुन के झाग से वो प्रोटीन टूट जाता है, तो वायरस आपने वहीं किल कर दिया। तो एक कमरा है, छोटा है, गरीब लोग हैं, हम जानते हैं इस दुविधा को। बहुत बड़े ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा जो ऐसा है, जो इस तरह के एक कमरों में रहते हैं और वहाँ 3-3 4-4 लोग हैं। तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि ऐसी सूरत में तो हम कभी ये आपको सलाह नहीं देंगे कि बाकी लोग घर के छोड़ के चले जाएँ और एक इंसान यहाँ पर आइसोलेट होकर रहे। तो बेहतर है कि घर के कमरे में एक 4 कोने तो होते हैं, किसी एक कोने में कुछ समय के लिए उनको एडजस्ट करा जा सकता है। कोई, क्योंकि ये मजबूरी है उनकी। कहीं से यदि ये संभावना बनती है कि उन्हें कोई और जगह स्पेस मिल रही है, कोई और दूसरा रूम मिल रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं होने की दशा में तो यही एक ऑप्शन होगा कि मरीज़ को किनारे रखा जाए, उसको मास्क पहना के रखा जाए, वेंटिलेटर्स ओपन रखे जाएँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, पल्ले खुले रखे जाएँ और वहाँ पर उस कमरे के अंदर में जितने लोग हैं, वो सारे लोग मास्क पहन के रहें जब उस कमरे के अंदर में हैं, और कोशिश करें कि हाथ और जो हैं अपने वहाँ के स्पेस को थोड़ा सैनिटाइज़ करते रहें। दूसरी जो आपने बात करी, अ, ब टॉयलेट एक है किसी के घर में, तो उस सूरत में क्या किया जाए? तो उस सूरत में अगेन वही बात होती है कि ये किसी से नहीं कहा जा सकता कि साहब हमारे घर में एक कोविड पेशेंट है, हमें आपका टॉयलेट यूज़ करने दीजिए। वो ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो आप एक ही टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़े-थोड़े एथिक्स समझने पड़ेंगे कि जो पेशेंट है वो मास्क लगाया हुआ हो, अपने कमरे में हो और वो उसको उस कमरे के अंदर, यदि एक से ज़्यादा कमरे हैं तो उस सूरत की बात कर रहा हूँ, उस कमरे में कोई जाए ना और वो अपने इस कमरे में रहे। जब उसे टॉयलेट जाना हो तो हाथ में सैनिटाइज़र का बॉटल, स्प्रे वाला सैनिटाइज़र साथ में लेके जाए। जिस पैसेज से वो जा रहा है वो स्प्रे करता हुआ आगे बढ़े। लैच ओपन करे डोर का और वहाँ पर भी स्प्रे करता हुआ रूम के अंदर जाए, बाथरूम में जाए और वहाँ जाकर अपने क्रियाकलाप करने के बाद में उस रूम को, उस बाथरूम को वापस एक बार स्प्रे करे और स्प्रे करके चारों तरफ जिस टैप को यूज़ किया उन्होंने, मग को यूज़ किया है, जिन भी चीज़ों को उन्होंने हाथ लगाया सब जगह स्प्रे करे। वो ये कोशिश करे कि कम से कम जगहों पे उनको हाथ लगाना पड़े या कम से कम बॉडी पार्ट्स उनके टच हों अलग-अलग जगहों पे। वहाँ पे स्प्रे करके वो निकल सकते हैं बाहर। लैच को वापस जब क्लोज़ करेंगे उसके बाद स्प्रे करें। स्विच है बाहर तो स्विच को ऑफ, स्विच पर भी स्प्रे करके वो अपने कमरे में चले जाएँ। 15-20 मिनट, 10 मिनट बाद में वापस जब दूसरा बंदा जो नॉन कोविड है वो जाना चाहे, तो अगेन वो भी वही मास्क पहना रहे और वो भी जाए वही सिस्टम करे, उसी तरह से स्प्रे करते रहे सैनिटाइज़र का और उसी तरह से ये समझे कि मैं भी कोविड पेशेंट हूँ और मुझे मेरे जाने के बाद में दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो। तो वो उस तरह से सैनिटाइज़ करके अपने आप को मेंटेन किया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरह से स्प्रे का इस्तेमाल करना है, जो सैनिटाइज़र है उनका इस्तेमाल करना है, साबुन से अच्छे से हाथ धोने हैं सारे लोगों को घर के अंदर में हैं तो, और मास्क हमेशा पहने रहना है और वेंटिलेशन यदि बाथरूम के अंदर में है तो उसको भी ओपन रखना है, एग्ज़ॉस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी चालू कर देने हैं वहाँ पर। तो ये सावधानी बरतनी पड़ेगी एक बाथरूम में जिन लोगों के पास में या एक इस तरह की फैसिलिटी हो वहाँ पर मैनेज करने की। डॉक्टर साहब, आप लंबे वक़्त तक गाँव में और आदिवासियों के बीच आपने काम किया है, आपका काफ़ी वक़्त गाँव में बीतता है, देहातों में बीतता है। इस वक़्त वैक्सीन की काफ़ी चर्चा हो रही है। दिल्ली में
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इस वैक्सीन के बारे में ग्रामीण भारत का ओपिनियन क्या है? वहाँ पर क्या इसको लेकर कुछ शंकाएँ हैं? और अगर वो शंकाएँ हैं, तो उन्हें लेकर तो उन शंकाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? जी, जमशेद जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। और वैक्सीन को लेकर मैं हमेशा जब डिफेंड करता हूँ तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि एक बात समझिए कि वैक्सीन लगाने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लोगों के अंदर ये भ्रम है कि कुछ लोग गाँव देहातों में जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं कि साहब इसके अंदर तो वायरस डाल के और डाला जा रहा है, लोगों को मारना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वैक्सीन लगेगी तो और बीमार पड़ जाएँगे, मर जाएँगे, उनकी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें आप समझनी पड़ेगी। जिस तरह का वायरस लोड शहरों में, अर्बन इलाकों में इस समय है, और वहाँ कोई वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर लोग जाते हैं, भीड़ लगी हुई है और कोई पॉज़िटिव होगा वहाँ पर आप इन्फेक्ट हो गए। इन्फेक्ट होने के बाद में आप चले गए, वैक्सीनेट करा लिए। वैक्सीन तो एज़ सच कंपनीज़ खुद कह रही हैं कि 70 से लेके 90% एफिकेसी है, तो कहीं न कहीं चांसेस तो आपके बनते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं आप, पॉसिबिलिटी है। और वैक्सीन की खुद की जो एंटीबॉडीज़ बनने वाली हैं, उनको भी थोड़ा-सा वक़्त लगता है। तो ऐसे में आप पॉज़िटिव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वैक्सीन लगाने के 3 दिन पहले से किसी के बॉडी में वायरस जा चुका हो, लेकिन उसका जो सिम्पटम्स है वो 4 से 5 दिन बाद दिखते हैं कई बार। तो आप अपने आप को हेल एंड हार्टी समझ के वैक्सीनेट कराने चले गए, और उसके बाद में 2 दिन बाद में आपको कोरोना हो गया, तो आप सोचेंगे कि ये कोरोना तो नहीं डाल दिया हमारे अंदर में। तो एक बात समझिए कि बहुत सारी शिद्दत के बाद में और बहुत सारे दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट इस चीज़ों के, इन कामों के पीछे लगे हुए हैं। हम जितना बाहर तांडव देख रहे हैं, बाहर जितनी मारा-मारी देख रहे हैं, बाहर जितना हो हल्ला देख रहे हैं इस समय कोरोना को लेकर, उनके रोगियों को लेकर, समस्याओं को लेकर, उससे बड़ा ज़्यादा हल्ला, उससे बड़ा ज़्यादा ज़ोर-शोर से काम इसके पीछे जीन सीक्वेंसिंग को लेकर, इसको वायरस को और बेहतर तरीके से पहचानने से लेकर, वैक्सीन के बारे में और अपग्रेड करने के बारे में और तमाम तरह की चीज़ों के ऊपर में एक साइंस, एक वर्ल्ड लगा हुआ है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि बहुत मेहनत के बाद में वैक्सीन बनी है और इसके डेफ़िनिटली फ़ायदे बहुत हैं। गाँव देहातों में जो डर का माहौल है, अगेन वही सोशल नेटवर्किंग इसके लिए ज़िम्मेदार है। कुछ ऐसे केसेज़ जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस समझ में आए हैं लोगों को, पर उसकी कोई स्टडी नहीं हुई, कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। 1-2 बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने भी इस बारे में क्लेम किया है कि कहीं ये एक्सेलरेटेड केस हो सकता है कोविड का वैक्सीन लगाने के बाद में। मैं उन सब चीज़ों को इसलिए ख़ारिज करता हूँ प्राइमरीली कि बहुत सारे, आपके पास में 2 रिसर्च का आप हवाला देकर यदि हम सारी चीज़ों को बदनाम करें, तो मैं आपको 550 रिसर्च पेपर्स दिखा सकता हूँ जो वैक्सीन्स की एफिकेसी को लेकर पब्लिश हुए हैं। तो वैक्सीन्स इन एनी केस सबसे बेहतर है। मेरे घर के अंदर में भी इस तरह का कोई केस होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद में किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है, आई एम नेवर एवर गोइंग टू ब्लेम वैक्सीन फॉर दिस। मुझे मालूम है कि वैक्सीन के ज़रिए ऐसा नहीं होगा, ना किसी तरह की किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हर वैक्सीन इकलौता एक ऐसा ऑप्शन है जमशेद जी, जिससे हम इस युद्ध से लड़ पाएँगे और जीत पाएँगे। वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है, और आपको जीतना है। पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए लगी हुई है और हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है इज़राइल का, यूएसए का, जहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत बड़े हिस्सों में हो चुका है। केसेस अभी भी आ रहे हैं यूएस के अंदर में, लेकिन फैटेलिटी कितनी डाउन हो गई आप देख सकते हैं। इज़राइल के अंदर देख सकते हैं, मास्क हट चुके हैं, लोग आराम से घूम रहे हैं, सारा वैक्सीनेशन हो चुका है। तो सक्सेस स्टोरीज़ हमें दिख रही हैं। अब 1-2 चीज़ों को लेकर हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा तबका है जिनको हमें फॉलो करना है, और वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ये सब गाँव वालों को भी समझना पड़ेगा, और मेरा मैसेज जिन तक जाए, मैं सबसे कहूँगा सारे लोग 18 साल से ऊपर के लोग हैं, जो सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएँ, वो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा औज़ार होगा, क्योंकि वो आपको न सिर्फ़ वैक्सीन आपको आप उससे सेफ होते हैं, बल्कि और भी फैटेलिटी जो होनी है, या आपको लगता है कि आप फिर भी कोरोना वायरस आपको संक्रमित कर रहा है, तो भी आप उसके बावजूद भी आपको हॉस्पिटलाइज़ होने की नौबत नहीं आएगी। फैटेलिटी ब रेट बहुत कम है, और जो अभी आईसीएमआर का और हमारे यहाँ का जो रिपोर्ट आया है, उसमें दोनों वैक्सीन्स के आप देखेंगे सक्सेस रेट, तो आप समझ पाएँगे 0.0042% रेट है उसका, मतलब जो जिसमें कहीं केसेस आए हों। तो इतनी बड़ी सक्सेस हमारे पास में स्टडी दिख रही है। 10 करोड़ से ऊपर ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करा जा चुका है। अब आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर आपके परिणाम, अपने आस-पास लोगों से पता कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि वैक्सीन कितनी कारगर है।
तो डॉक्टर दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो के पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर पर अपना वक्त देने के लिए। हम आपसे आगे भी इसी तरह की काम की जानकारियाँ लेते रहेंगे। शुक्रिया। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपको भी बहुत सारी ज़रूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपके पास है कोई सुझाव, सलाह, शिकायत या सराहना तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का ज़ख़ीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।